हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में चंद इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में बात किया था, जैसे कि अर्बनाइजेशन, ट्रैफिक कंजेशन, इंडियन हिमालयन रीजन वगैरह। आज के इस चैप्टर में हम उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे और हम देखेंगे कि और कौन से इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं जो कि इंटरनेशनली और इंडिया लेवल में बहुत ही क्रूशियल हैं, जिनके बारे में डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो एनवायरमेंटल इशू है वो है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। देखिए, इसके पीछे थोड़ा बहुत एक छोटी सी स्टोरी है, उसके बारे में जान लेते हैं कि इन 2006 द बी कीपर्स, एपी कल्चर जिसे हम कहते हैं, यानी कि द कल्टिवेशन ऑफ हनी बीज फॉर ऑब्टेनिंग हनी, जो हनी के बिजनेस में होते हैं उन्हें एपी कल्चरिस्ट कहा जाता है। एपी कल्चर जिसे हम कहते हैं, तो वो हनी जो है कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं और उसे कमर्शियली बेचते हैं। तो द बी कीपर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स नोटिस्ड दैट लॉट ऑफ बी हाइव्स वर डाइंग फॉर नो क्लियर रीजन, यानी कि उनके पास जितने भी हनी बीज थे जो कि हनी बी हाइव्स में जो वो रखते हैं, अब वो मर रहे थे। इसका कोई भी स्पेसिफिक रीजन उन्हें जो है वो पता नहीं चल रहा था। अ मंथ लेटर द सिमिलर फिनोमेना वाज विटनेस्ड इन यूरोप ऑल्सो। तो अमेरिका में पहली बार देखा गया 2006 के आसपास, और बाद में एक महीने बाद यूरोप से भी जो है इस तरीके की कंप्लेंट्स आने लगे कि बिना किसी वजह ही जो है हनी बीज जो है वो मर रहे हैं। तो देन साइंटिस्ट हैव बीन ट्राइंग आउट टू फाइंड आउट व्हाट सीसीडी रियली इज। तो इस फिनोमिना को, यानी कि इस पूरे कम्युनिटी में एक अजीब किस्म का जो कोलैप्स आया है, डिसऑर्डर आया है, जिसका रीजन हमें नहीं पता चल रहा है, तो उसे कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कि पूरी जो हनी बी की कॉलोनी है वो कोलैप्स हो रही है बिकॉज ऑफ डिसऑर्डर, और वो किस तरीके से हो रहा है इस पर जो है रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द डाइंग बीज आर अ प्रॉब्लम बिकॉज बीज पॉलिनेट मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर क्रॉप्स एंड मेजर रोल दैट बी प्लेस इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड। हमने सभी बहुत ही छोटी उम्र में पढ़ा हुआ है कि पॉलिनेशन के लिए, यानी कि प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के लिए जो है हनी बीज बहुत ही काम आते हैं, क्योंकि वो जब नेक्टार लेने के लिए एक फ्लावर में जाते हैं या फिर किसी एक फ्लावर के पास, क्रॉप के पास जाते हैं, तो वहाँ पर उनके जो उनके लेग्स होते हैं, तो वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जो है वो लग जाते हैं। तो यही पॉलन ग्रेन्स जो है वो हनी बीज किसी दूसरे ट्री पर या फिर किसी दूसरे फ्लावर पर या फिर किसी दूसरे क्रॉप या फिर प्लांट पर जाते हैं तो वहाँ पर रिलीज करते हैं। तो ये प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही क्रूशियल होते हैं। तो इस तरीके से उनका मरना जो है वो बहुत ही चिंतादायक है, क्योंकि बीज जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं इस एनवायरनमेंट के सस्टेनेबिलिटी के लिए। There have been several theories which try to explain the phenomena such as climate change, habitat destruction, a paralyzing virus, fungal infection and even a plague of parasitic mites। यानी कि स्पेसिफिक रीज़न हमें आज तक पता नहीं चला है। कई साइंटिफिक कम्युनिटी के दिग्गज लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है। चंद कह रहे हैं कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट में जो है कई बार जो है डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उनका हैबिटेट वहाँ पर लॉस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल तरीके में इन्हें ब्रीड करना इतना आसान नहीं है। या फिर कोई पैरालाइजिंग वायरस जो है, खासकर पेस्टिसाइड्स वगैरह से जो आता है, इस तरीके से कोई वायरस है, या फिर फंगल इन्फेक्शन जो है इन्हें हो रहा है। तो इस तरीके से कई ऐसे थ्योरी जो है वो स्क्रीन पर आने लग गए। However, one of the leading ideas is that the bees are suffering from the side effects of extensive pesticides used in फार्मिंग। तो इन्हीं चंद आइडियाज़ में से सबसे यूनिक, सबसे कंपेलिंग अगर कोई आइडिया नज़र आया तो यही था कि हद से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना फार्मिंग में जो था। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि किस लिए ये बीज में जो है सीसीडी हमें देखने को मिल रहा था। तो ये भी जो है एक रिसर्च का एक पूरा सा एक सब्जेक्ट है जिस पर जो है बहुत ही कम रिसर्च की गई है। अभी भी जो है रिसर्च इस पर चल रही है कि किस लिए जो है इस तरीके के डिसऑर्डर्स जो है वो इन कम्युनिटीज़ में आ रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट जो एनवायरमेंटल इशू है, खासकर दुनिया भर में भी एंड इंडिया में भी जो है वो है वाइल्ड लाइफ डेथ ड्यू टू कोलिजन विद द ट्रेन्स। कई बार न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी देखते हैं कि ट्रेन की पटरियों पर, ट्रेन के ट्रैक्स पर जो है कई जानवर मारे जाते हैं। क्योंकि देखिए, इंसान है तो वो समझ सकते हैं कि ट्रेन आ रही है, स्पीडिंग एक व्हीकल है, हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन कई बार वाइल्ड एनिमल जो है उन्हें पता नहीं चलता, और कई बार वो उस स्पीडिंग ट्रेन के साउंड की वजह से, उसके हॉर्न की वजह से जो है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और ट्रैक से दूर भागने की बजाय वो ट्रैक पर ही भागने लगते हैं। तो कई बार जो है इस तरीके के ट्रेन के एक्सीडेंट्स की वजह से भी कई बार वाइल्ड एनिमल्स का जो है लाइफ में लॉस हो जाता है।
More than 32,000 animals, including cattle, lion, and leopards, have been killed on railway tracks in the past 3 years, according to the data provided by the railways. दरअसल द हिंदू न्यूज़पेपर में जो है एक बहुत ही खूबसूरत सा आर्टिकल छपा हुआ था इसे लेकर, तो यही से जो है डाटा हमें मिला था कि इंडियन रेलवे से एक डाटा प्रोवाइड किया गया कि दरअसल 32,000 जानवर, देखिए अगेन डोमेस्टिक एनिमल्स भी, खासकर जब हम कैटल वगैरह कहते हैं तो काऊ शीप्स वगैरह भी जो है घूमते रहते हैं, तो कई बार विद इन सिटीज़ में भी रेलवे क्रॉसिंग्स वगैरह में भी ये एक्सीडेंट्स होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि वाइल्ड लाइफ, तो बोथ एनिमल्स जो है वो वाइल्ड हो या फिर डोमेस्टिकेटेड हो, वो कई बार इस ट्रेन्स के एक्सीडेंट की वजह से, कोलिजन्स की वजह से मर जाते हैं। Additionally, this year till June 20, 3,479 animals were killed after being run over by the trains. This does not include elephants, 60 of whom were killed in the last 3 years and 5 this year till June 20. तो कई बार हम न्यूज़ चैनल्स में भी देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं कि वाइल्ड एलिफेंट्स जो है वो इन रेलवे क्रॉसिंग्स के पास या फिर रेलवे ट्रैक्स पर आ जाने की वजह से उनकी मौत वगैरह हो जाती है। तो इस तरीके से अच्छी खासी तादाद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद इन हाफ ऑफ द ईयर, सिर्फ एक साल में ही जो है तकरीबन 3,500 जानवर जो है वो ऑलरेडी शिकार हो चुके हैं इन कोल्यूशंस की वजह से, इन ट्रेन्स की वजह से। तो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू अबाउट विच वी हैव टू स्पीक। अगला इंपॉर्टेंट इशू है जो है रेडिएशन, यानी कि जो मोबाइल फोन्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, सिग्नलिंग वगैरह के सिस्टम, रेडिएशन, जो कोई भी ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी होती है उसे रेडिएशन कहा जाता है। देखिए व्हाट इज रेडिएशन? इट इज ट्रांसमिशन और एमिशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स और वेव्स थ्रू अ मटेरियल, मीडियम और स्पेस। किसी भी मटेरियल, मीडियम या फिर स्पेस का इस्तेमाल करके आप एनर्जी को अगर इमिट कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, तो उसे रेडिएशन कहा जाएगा। बेस्ट एग्जांपल मोबाइल के या फिर सेलफोन के टावर जो होते हैं वो भी रेडिएशन के ही द्वारा जो है वो काम करते हैं। बेस्ट एग्जांपल अगेन वाईफाई भी जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर भी थ्रू रेडिएशन ही जो है पूरा काम चलता है। तो इस रेडिएशन की वजह से भी जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है। रेडिएशन एक्सपोजर कैन हैव डिफरेंट इफेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द डोज रिसीव्ड, यानी कि किस हद तक वो डोसेज आपको मिल रहा है, इस पर पकड़कर जो है रेडिएशन हार्मफुल हो सकता है या फिर लेस हार्मफुल हो सकता है। अ की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द हेल्थ इफेक्ट इज वेदर इट इज क्रॉनिक और अक्यूट। अगर हद से ज़्यादा रेडिएशंस में जो है आप फेस कर रहे हैं या फिर एक ऐसे रीजन में रह रहे हैं जहाँ पर इस तरीके के रेडिएशन हद से ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको क्रॉनिक इलनेस भी हो सकती है। या फिर अगर आप कई दूर की विसिनिटी में हैं, थोड़ा बहुत रेडिएशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको अक्यूट प्रॉब्लम्स भी जो है वो हो सकती हैं एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न। देखिए ये अगेन ह्यूमन ही नहीं, ये एनिमल और प्लांट लाइफ पर भी जो है बहुत ही एडवर्स इंपैक्ट करता है हद से ज़्यादा रेडिएशन। व्हेन अ डोज ऑफ रेडिएशन इज रिसीव्ड एट वंस, देन इट कैन बी कॉल्ड एन acute exposure, and when a small dose of radiation exposed for a long time, then it is called as a chronic exposure। अभी जैसे कि मैंने कहा कि लॉन्ग पीरियड तक अगर एक्सपोज हो रहे हैं तो वो क्रॉनिक है, अगर शॉर्ट पीरियड के लिए हो रहे हैं तो उसे अक्यूट एक्सपोजर कहा जाएगा। तो रेडिएशंस के वजह से भी जो है ह्यूमन हेल्थ पर, एनिमल और प्लांट हेल्थ पर जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगला इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हमने ऑलरेडी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत बात किया हुआ था पिछले चैप्टर्स में, तो आइए थोड़ा बहुत देखते हैं कि व्हाट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग डीएनए इनटू द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, उसमें हमारे डिजायर्ड ट्रेट्स जो होते हैं, जो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम नए ऑफस्प्रिंग में देखना चाहते हैं, उसे एट द वेरी इनिशियल स्टेज ही जो है हम उसके डीएनए में थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजी हम वो डीएनए जो है इंसर्ट कर सकते हैं उसके उस जीनोम में, उस ऑर्गेनिज्म के, जो कोई भी ह्यूमन हो, एनिमल हो। अभी इस पर जो है बहुत डिस्कशन चल रहा है, इस पर रिसर्च चल रहा है। तो एज ऑफ नाउ जो है सिर्फ क्रॉप्स और थोड़े बहुत एनिमल्स पर ही ये किया गया है। तो उस तरीके के जो टारगेटेड एनिमल्स हैं या फिर ऑर्गेनिज्म अगर हम कह सकें, उसमें डिजायर्ड ट्रेट्स, डिजायर्ड डीएनए को जो है इंसर्ट करने को ही जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। To produce a genetic modified plant, new DNA is transferred into cells of a plant. These cells are then grown in tissue culture where they transform into plants। यानी कि एक बहुत ही पूरी तरीके से, एक सिस्टमैटिक तौर तरीके से जो कोई भी ट्रेड्स आपको पसंद हो, वो एट द वेरी इनिशियल स्टेज ही जो है आप उस सीड में उस डीएनए को ट्रांसफर करते हैं, उसे नर्चर करते हैं, टिश्यू कल्चर में उसे रखते हैं, एडिक्वेट सनलाइट, वाटर सप्लाई, सभी जो कोई भी चीज़ें हैं, कंट्रोल्ड एक एनवायरनमेंट जिसे हम कहते हैं, उसमें आप रखकर उसे बड़ा करते हैं। फाइनली
वो एक प्लांट बन जाता है और वो डिजायर्ड रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। देन दिस इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो कई बार पॉजिटिवली भी बात किए जाते हैं, नेगेटिवली भी बात किए जाते हैं। पॉजिटिवली इसलिए क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनके ट्रेड्स अच्छे होते हैं, रिजल्ट जैसा आप चाहिए आपको उस तरीके से मिल सकता है। लेकिन इसके नेगेटिविटीज़ भी बहुत हैं। इंडिया में बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजॉल के बारे में जो है बहुत ही डिबेट चल रहा है कि दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हालांकि बीटी कॉटन जो बहुत ही लंबे अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका प्रोडक्शन भी जो है बहुत अच्छा हो रहा है, यानी कि द आउटपुट यूज्ड फ्रॉम दोज बीटी कॉटन सीड्स इज वेरी मच हाई व्हेन कंपेयर्ड विद द ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमें पॉजिटिव्स भी दे रहे हैं लेकिन नेगेटिव्स भी दे रहे हैं। जैसे कि व्हाई नॉट दिस, किस लिए जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज नॉट अ ओके। एलर्जीज आ सकते हैं, कई तरीके के एलर्जीज बिकॉज ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो कि इंसान के लिए बहुत ही नए हो सकते हैं। रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, जाहिर सी बात है कि आप सभी वो ट्रेड्स उसे देंगे जो डिजायर्ड हैं, यानी कि उसमें किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव पॉइंट ही नहीं है, तो एंटीबायोटिक्स कहाँ से काम करेंगे। रेसिस्टेंस जो है एंटीबायोटिक्स के लिए हद से ज़्यादा उसमें हो जाएगा। तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप उसे ट्रीट भी करना चाहें किसी डिफेक्ट के लिए तो वो अनट्रीटेबल होगा। एंड अगेन कैंसर जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजेस भी जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए वो इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से जो है वो आ रहे हैं। देखिए एज ऑफ नो अभी इसमें बहुत ही रिसर्च का काम चल रहा है, तो अलॉट मोर रिसर्च इज रिक्वायर्ड टू थ्रो मोर लाइट ऑन द सेम। तो एज ऑफ नाउ रिसर्च का काम जो है जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स पर अभी चल रहा है। तो एज ऑफ नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये कहना कि टोटली ये पॉजिटिव है या फिर टोटली नेगेटिव है, ये बहुत ही गलत होगा। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी एनवायरमेंटल इश्यूज़ के सेकेंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।